नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों सबसे पहले एक पिक्चर देखिए, यह है एप्पल का आईफोन। डोंट वरी, मैं यहाँ पर किसी फ़ोन की या किसी ब्रांड की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस फ़ोन के अंदर एक बहुत यूनिक फीचर होता है जिसको बोला जाता है थेफ्ट डेटरेंस सिस्टम। थेफ्ट डेटरेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके फ़ोन के चोरी होने के केस में आपको कुछ सहूलियतें प्रोवाइड करता है। दरअसल आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो और आपका फ़ोन कहीं मिसप्लेस हो जाता है, चोरी हो जाता है और आप नहीं चाहते कि उसकी इंफॉर्मेशन कहीं जाए या वो फ़ोन किसी गलत हाथों में पड़े, तो आप उसकी बिना फिजिकल प्रेजेंस के इस फ़ोन को कहीं से भी डिसेबल कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं से भी इरेज आउट कर सकते हैं। तो कहीं पर भी आप दुनिया में हो, आप उस फ़ोन को एक बटन दबा करके इस पूरी तरह फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इस सिस्टम को बोला जाता है किल स्विच। तो अमेरिका अपने एक महज कुछ $100 में आने वाले फ़ोन के अंदर एक ऐसा इनबिल्ट बटन यहाँ पर बनाता है जो कि किल स्विच के नाम से जाना जाता है और फ़ोन को डिसेबल कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपने करोड़ों अरबों डॉलर के फाइटर एयरक्राफ्ट या वेपन के अंदर इस तरह का कोई फिजिकल या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड बटन नहीं लगा सकता जिससे उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके या फिर वक्त आने पर उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सके? तो आज के हमारे सेशन में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोप में किल स्विच को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। जिस तरह अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते खराब हुए हैं, तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो चुका है और बहुत सारे देश अब किल स्विच को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम यही जानेंगे किल स्विच होता क्या है, अमेरिका के किस वेपन को लेकर कि यूरोप में इस समय बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, अमेरिका के कौन कौन से ऐसे वेपन्स हैं जिनके थ्रू अमेरिका इस किल स्विच मैकेनिज्म को इनिशिएट कर सकता है, और भारत के ऊपर या फिर भारत जैसे देशों के ऊपर पास्ट में अमेरिका ने इस किल स्विच सिस्टम या मैकेनिज्म का कब कब इस्तेमाल किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये किल स्विचेस बेसिकली एक ऐसे हिडन मैकेनिज्म्स हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में सिस्टम को पूरी तरह डिसेबल करने के लिए या स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन या तो चोरी के केस में, यानी कि सिस्टम आपका चोरी हो चुका है, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है जिसके तहत आपको उस सिस्टम को पूरी तरह डिसेबल करना है या उसको इमरजेंसी स्टॉप करना है, तो उस केस में हम ये हिडन मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। और ये जो किल स्विचेस हैं ये कभी कभी हार्डवेयर की फॉर्म में होते हैं और कभी कभी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं। और क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर वेपन, ज़्यादातर सिस्टम्स के अंदर सॉफ्टवेयर जो सिस्टम्स हैं वो होते ही हैं, इसी वजह से जो ज़्यादातर किल स्विचेस हैं वो आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। और वैसे भी सॉफ्टवेयर के अंदर इन किल स्विचेस को हाइड करना बहुत ईजी है। और दुनिया में जब आज कॉमन नेटवर्क्ड जो सिस्टम हो गए हैं, क्लाउड नेटवर्किंग आ गई है, उस केस में इस तरह के किल स्विचेस का जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा आज के दिन में बढ़ गया है। और अमेरिका के जितने भी वेपन्स हैं उनके अंदर मेजॉरिटीली अगर कोई यहाँ पर किल स्विच है भी तो वो सारे जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं। अब यहाँ पर अमेरिका के एक वेपन जिसको लेकर के पूरे यूरोप में इस समय इस किल स्विच को लेकर के बातचीत हो रही है वो है F-35, यानी कि अमेरिका का मोस्ट मॉडर्न 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको नेटो कंट्रीज मैक्सिममली यूज करती हैं। और बहुत सारे अमेरिकन एलाइज नेटो इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट भी थे, तो वो सारे आज के दिन में डरे हुए हैं। कई सारे देश जो कि इस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे चुके हैं, कईयों ने इसको अपनी फोर्स में इंडक्ट कर लिया है, वो सभी देश आज के दिन में किल स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बातचीत बेसिकली अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो पिछले दिनों इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद ज़्यादा यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है इस तरह की बातचीत की। और क्योंकि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी अमंग्स दी नेटो एलाइज, अमंग्स दी यूरोपियन पार्टनर्स काफ़ी हद तक घट चुकी है, इस वजह से भी ये किल स्विच मैकेनिज्म को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। अब F-35 जो कि दुनिया का मोस्ट मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में से एक है, और अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम्स की बात करें तो मुझे लगता है ये दुनिया में शायद एक ऐसा इकलौता एयरक्राफ्ट होगा जिसका सोर्स कोड लगभग 80 लाख लाइंस का है। तो 80 लाख लाइन का एक सोर्स कोड इसका है, यानी कि सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा इसका डीप है, इतना ज़्यादा वाइड सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर इस तरह के किल स्विचेस को हाइड करना बहुत ईजीली है। और यही वजह है कि इस
पूरे सिस्टम को यानी कि अमेरिका के F-35 को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के दिन में भी यूएस के थ्रू ही कंट्रोल हो रही हैं। अब अगर बात की जाए कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से यहाँ पर F-35 ऑपरेटिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से किल स्विचेस का या फिर अमेरिकन कंट्रोल की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उन सब में सबसे पहला आता है एक सिस्टम जिसको एलीज बोला जाता है। तो एलीज इज ऑटोनॉमिक्स लॉजिस्टिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो F-35 के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि F-35 की सारी इंफॉर्मेशन, जो कि उसकी मेंटेनेंस, उसके एयरक्राफ्ट की लाइफ, उसका डाउन टाइम, उसकी कह सकते हैं कि उसकी पूरी एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन, उसकी लाइफ से रिलेटेड, उसके लॉजिस्टिकल सपोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका के सेंटर्स को भेजता था। हालांकि इसमें काफ़ी सारी इनएक्यूरेसीज थी जिसकी वजह से इस सिस्टम को बाद में रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ पर एक क्लाउड नेटवर्किंग सिस्टम जिसको ऑड इन बोला जाता है, यानी कि ऑपरेशनल डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर ये एक नया सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया और इसके भी जो सेंटर्स हैं वो अमेरिका में है। तो अमेरिका में एक जगह है एंगलिंग में पूरी दुनिया में जो बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। तो एंगलिंग के इंजीनियर्स पूरी दुनिया के जो F-35 हैं उनका यहाँ पर डेटा रखते हैं, उनको उनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर के, उनकी मेंटेनेंस को लेकर के, उनके पूरे जो फ्लाइट डेटाज हैं उनको लेकर के यहाँ पर पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है ताकि आने वाले दिनों में इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। हालांकि इसके ऊपर यूएस का कंट्रोल है और ये इंफॉर्मेशन यूएस को पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है। इसके अलावा जो इसके सप्लाई चेन इश्यूज हैं वहां पर भी ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो यूएस की लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है और पार्ट्स की यहाँ पर स्कैरिटी भी है। तो अगर F-35 के अंदर ग्रे मार्केट से कोई पार्ट लगा दिया गया तो वो कंट्री उसको ऑपरेट नहीं कर पाती और ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा इस तरह का है कि यहाँ पर F-35 के ही पार्ट्स यहाँ पर F-35 ही डिलीवर करेगा, वो ही इन पार्ट्स को यहाँ पर लगाएगा जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट उड़ पाएगा। तो इसको उड़ाने की कंडीशन में और उसकी फुल एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए यहाँ पर F-35 की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि लॉकहीड मार्टिन, उसके ऊपर कंट्रीज को यहाँ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसके बाद अगर बात करें इसके एक और एग्रीमेंट की जो कि यूएस यहाँ पर करता है, जिसको कॉन यूएस बोला जाता है यानी कि कॉन्टिनेंटल यूएस। तो यहाँ पर यूएस किसी भी कंट्री को जो कि F-35 यूज कर रही है उसको अपने कंट्री के अंदर यानी कि अपार्ट फ्रॉम द यूएस लैंड वहां पर अपने यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट इस एयरक्राफ्ट के ऊपर करने के लिए अलाउ नहीं करता। और ये चीज यूएस की पॉलिसी का पार्ट है जो कि यूएस एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश किया गया है। तो यूएस अपने F-35 को किसी भी दूसरी कंट्री को इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर किसी तरह का ऑपरेशन, किसी तरह का मेंटेनेंस या फिर किसी तरह का जो कोई वेपन इंटीग्रेशन नहीं करने देता। हालांकि जितनी भी कंट्रीज जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम की पार्टिसिपेंट थी जिसके तहत F-35 बनकर के तैयार हुआ है, उन सभी के पास इस एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड है, बट फिर भी ये जितनी भी कंट्रीज हैं वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। और सिर्फ इजराइल का जो F-35 है जिसको F-35I आदिर बोला जाता है, वही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है पूरी दुनिया में जिसका सोर्स कोड पूरी तरह यहाँ पर इजराइल के पास है। और इजराइल इस एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल यूज के लिए या फिर इस एयरक्राफ्ट के अंदर चेंजेस के लिए यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, बट फिर भी इस एयरक्राफ्ट के ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अपडेशन के लिए यहाँ पर इजराइल को यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस अपने पार्टनर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं देता। इजराइल जैसे एक पार्टनर को रिलैक्सेशन दी भी हुई है, बट उसको भी इतनी रिलैक्सेशन नहीं दी है कि वो इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह यहाँ पर इंडिपेंडेंटली यूज कर सके। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो समय समय पर अपडेट किए जाते हैं। हालांकि अमेरिका ये कहता है कि इन सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहा जाए, बट आप जानते हैं कि जिस तरह एक मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनको अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो कुछ सालों बाद उस सिस्टम को, उस मोबाइल को आप यूज़ करने लायक नहीं रहते, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर जो है बहुत हद तक आउटडेटेड हो जाता है। और वक्त वक्त पर यहाँ पर F-35 के साथ भी यही है, क्योंकि F-35 में दुनिया भर में जो मिशन डेटा फाइल्स होती हैं वो भी अपलोड होती हैं। F-35 का जो सॉफ्टवेयर है जिसके तहत यहाँ पर ब्लू स्ट्रिक्स जो कि एक ब्लू पाथ भी बोला जाता है, जहाँ पर जो मिशन डेटा फाइल्स अपलोड होने के बाद एक ऐसा पाथ F-35 का प्रोग्राम डिज़ाइन करता है जहाँ पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, दुश्मन के जो
एरिया में थ्रेट्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन, और पूरे जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है या फिर यूरोप के जितने भी नेटो के कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर जो F-35 हैं उनका डेटा, तो सारे डेटा मिलकर के एक जगह आते हैं और हर एक F-35 के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रीफीड की जाती है। तो हर एक सॉटी के बाद ये मिशन जो डेटा फाइल्स हैं वो अपडेट होती हैं और इसी वजह से सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता रहता है। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते तो F-35 के सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएंगे और आप अपनी एयरक्राफ्ट की जो फुल एफिशिएंसी है उसमें उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूएस ही अपडेट करता है और इसका कंट्रोल बहुत हद तक यूएस के पास है। तो इन्हीं वजहों से जितने भी F-35 आज के दिन में वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, जहां पर 1100 से ज्यादा यूनिट इस एयरक्राफ्ट की आज तक बनाई जा चुकी हैं, 16 कंट्रीज इनको इस्तेमाल कर रही हैं, इन सभी एयरक्राफ्ट के ऊपर यूएस का कुछ कंट्रोल जरूर है। काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यूएस ने किसी भी तरह का किल स्विच यहां पर जो इनबिल्ट नहीं किया, ना ही सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना ही हार्डवेयर बेस्ड है, बट यहां पर किल स्विच की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में जो मेंटेनेंस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो इसका सॉफ्टवेयर अपडेशन है वो बहुत हद तक यूएस पर ही डिपेंडेंट है। अगर यूएस किसी कंट्री के एयरक्राफ्ट को F-35 को अगर डिसेबल करना चाहता है तो सिर्फ यूएस को इतना ही करना है कि वो उसका लॉजिस्टिकल सपोर्ट बंद कर दे, उसको स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दे, तो भी ये एयरक्राफ्ट बहुत हद तक डिसेबल हो जाएगा। और इन्हीं सब वजहों से डर करके यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज, जिसमें जर्मनी जैसी कंट्री का नाम आता है जो कि ऑलरेडी F-35 ऑपरेट करती है, और जर्मनी आज के दिन में इस चीज को लेकर के बात कर रहा है क्योंकि यूक्रेन में जो हुआ उसको देखकर के जर्मनी भी डरा हुआ है कि अगर यूएस के खिलाफ कभी जर्मनी को जाना पड़ा या यूएस और जर्मनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कभी कॉमन नहीं हुए तो उसके F-35 को यूएस कुछ हद तक उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज कर सकता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, उनको डिसेबल कर सकता है। तो इस वजह से जर्मनी इस पूरे जो एक्विजिशन प्रोग्राम है F-35 का उसको लेकर के बातचीत कर रहा है। यूएई जो उसको एयरक्राफ्ट को बाय करने के बारे में कुछ समय पहले सोच रहा था, उसने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको डिनाई कर दिया है कि इस एयरक्राफ्ट को हम बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि उसके ऊपर यूएस का कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है। इसके अलावा पुर्तगाल ने रिसेंटली जो एयरक्राफ्ट बाय करने के बारे में विचार किया था उसको पूरी तरह त्याग दिया और आज के दिन में पुर्तगाल ने तो खुलकर ये कहा है कि हम इस डिसीजन को दोबारा से रीथिंक करेंगे कि हमें F-35 चाहिए या नहीं चाहिए। इसी तरह यहाँ पर कनाडा भी इस चीज को लेकर के विचार कर रहा है कि भाई F-35 हमें अपने बेड़े में चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कनाडा और यूएस का भी कुछ समय पहले विवाद हुआ था, तो इन सब चीजों को देख करके वो बहुत सारे देश जो कि इस एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हैं वो दबी जबान में ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ भाई इस एयरक्राफ्ट के ऊपर यूएस का कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है। इसी तरह यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने, जिसने इस एयरक्राफ्ट के पक्ष में ये बात बोली कि नहीं जी ये जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरह किल स्विच से, इसमें किसी भी तरह का किल स्विच नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह ये एयरक्राफ्ट इंडिपेंडेंट है, बट वो भी ये चीज मानता है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेशन है, जो वक्त वक्त पे मेंटेनेंस होती है, वो बहुत हद तक यूएस के हाथ में ही है। तो जितने भी इसके ऑपरेटर्स कंट्रीज हैं वो इस चीज को डिनाई नहीं करते कि ये एयरक्राफ्ट यूएस कंट्रोल से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। वो मानते हैं कि अगर कभी कॉन्टीजेंसी आई, कोई ऐसी सिचुएशन आई जब यूएस के हितों के खिलाफ हमें जाना पड़ा, तो उस समय यूएस इस चीज को कर सकता है और यूएस ने काफी बार ऐसा पास्ट में किया भी है। अब आज के दिन में जितने भी F-35 ऑपरेटिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो नेटो की कंट्रीज है या फिर दुनिया में जो भी अदर कंट्रीज F-35 लेने के बारे में विचार कर रही हैं, वो यूएस के इस एक्सेस ऑफ कंट्रोल की वजह से कुछ हद तक चिंतित यहां पर जरूर है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ F-35 एक ऐसा वेपन है जिसके ऊपर यूएस का कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है? क्या यूएस के अदर वेपन्स के साथ ऐसा नहीं है? तो जवाब है नहीं। यूएस के बहुत सारे वेपन्स ऐसे हैं जहां पर यूएस कभी सॉफ्टवेयर लॉक के थ्रू या जियो फेंसिंग के थ्रू या फिर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसकी डिस्क्रिपेंसीज के थ्रू कहीं ना कहीं यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जांपल F-16, तो F-16 के अंदर वेपन इंटीग्रेट करना, उसके एवियोनिक्स को अपग्रेड करना, ये कभी भी यूएस ने उसके ऑपरेटिंग कंट्रीज को अलाउ नहीं किया। तो हमेशा यूएस ही इसके वेपन्स को इंटीग्रेट करने की जो पावर है वो यूएस अपने पास रखता है। इसके ऑपरेशनल यूज को लेकर के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कंट्रीज के ऊपर लगाता है, जैसे कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान F-16 यूज करता है, हालांकि पाकिस्तान को तो F-16 फ्री में दिए गए हैं, तो उसके ऊपर तो थोड़ा सा ज्यादा ही यूएस का कंट्रोल है। तो यूएस हमेशा अपने 30 से 60 पर्सनल
पाकिस्तान के उन बेसिस पर जहां पर F-16 स्टेशन है। तो यहां पर 3 ऐसे बेसिस हैं पाकिस्तान में जहां पर F-16 को रखा गया है, जहां पर जैकबाबाद और यहां पर सरगोदा और यहां पर थट्टा, 3 ऐसी जगह हैं जहां पर इन F-16 को स्टेशन किया गया है। तो यहां पर यूएस पर्सनल्स, यूएस एयरफोर्स के 30 से लेकर के 60 पर्सनल्स हमेशा इन बेसिस पर अराउंड द क्लॉक इन F-16 पर नजर रखते हैं, इनके वेपन्स के ऊपर नजर रखते हैं। और पिछले 40 सालों में जब से पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट को यूज करना शुरू किया है, इसमें पाकिस्तान कोई भी बड़ा चेंज नहीं कर पाया। और पाकिस्तान और JF-17 जो कि चाइना का बना हुआ एक एयरक्राफ्ट है, उसको यहां पर बहुत हद तक पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को F-16 से अलग ही रखता है। और ये सभी चीजें यूएस के प्रेशर में की जाती हैं। तो यूएस कभी भी पाकिस्तान को F-16 को यूज करने से पहले यूएस की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके ऊपर हमेशा यूएस सर्विलेंस बटा के रखता है। इसके अलावा जैसे मलेशिया के पास भी F-18 हॉर्नेट है, तो वहां पर भी F-18 हॉर्नेट जो कि यूएस का एक एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर भी चेंजेस करने के बारे में कुछ समय पहले जो ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंप्लेंट तक की थी कि भाई ये एयरक्राफ्ट, इसकी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा हैं, बट इसके ऊपर यूएस का कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है। इसके अंदर वेपन इंटीग्रेशन, इसके सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन को लेकर के, इसकी इवन जो इसके अंदर मिशन डेटा फाइल्स हैं उस तक को लेकर के हमें यूएस की परमिशन लेनी पड़ती है। तो यूएस के अदर फाइटर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। इसी तरह जो यूएस का ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर है, उसके साथ भी ये है, क्योंकि उसका जो पूरा सैटेलाइट लिंक्स हैं वो यूएस बेस्ड है और वहां पर जीपीएस यूज होता है। तो यहां पर अगर जीपीएस को ब्लॉक कर दिया जाए तो बहुत हद तक इन ड्रोन्स को डिसेबल किया जा सकता है। इसी तरह हाईमार्स जो कि यहां पर एक रॉकेट सिस्टम है, जैसे कि भारत का पिनाक है, उसकी भी यहां पर रेंज को लिमिट किया गया है, जो कि यूक्रेन के साथ ही यूएस ने रशिया यूक्रेन वॉर में किया था, जहां पर इसकी फुल पोटेंशियल यानी कि जो इसकी फुल रेंज है उसको रिस्ट्रिक्ट करके इसकी रेंज को काफी हद तक घटा दिया गया। तो ये दिखाता है कि यूएस किस तरह यहां पर अपने रॉकेट सिस्टम की जो रेंज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है रिमोटली किसी दुनिया के दूसरे कोने में बैठ करके। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिसमें डेटा लिंक 16 का नाम आता है, तो लिंक 16 एक ऐसा सिस्टम है जो कि नेटो कंट्रीज के बीच में एक बैटलफील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है और वो पूरी तरह यूएस बेस्ड है। इसी तरह जो जीपीएस है, जीपीएस भी यूएस बेस्ड है और जीपीएस की 2 सर्विस जो कि आम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको एसपीएस बोला जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज। इसी तरह एक मिलिट्री बेस्ड सर्विस होती है जो कि जीपीएस दुनिया के देशों की मिलिट्रीज के लिए यहां पर अवेलेबल करता है, जिसको बोला जाता है प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विसेज, उसको पीएसएस बोला जाता है। तो भारत भी कुछ समय पहले इसी तरह की सर्विस यूएस से लेता था, जहां पर सन 2009 की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब ओबामा का यहां पर स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उस समय डीआरडीओ ने पोखरण में हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एक परीक्षण किया था और ये परीक्षण फेल हो गया था। यहां पर ब्रह्मोस ने 112 सेकंड का अपना जो पाथ कवर किया, जिसमें 28 सेकंड उन्होंने ज्यादा ट्रैवल किया, तो अपने टारगेट से 7 किलोमीटर दूर जाकर के ब्रह्मोस गिरी। और जब इसका बाद में निरीक्षण किया गया तो पता चला कि जीपीएस का जो सिस्टम था, जो कि जिसको ब्रह्मोस उस समय फॉलो करती थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जीपीएस को ब्लैकआउट कर दिया गया। तो जीपीएस सिग्नल लॉस्ट होने की वजह से ब्रह्मोस ने उस टारगेट को हिट नहीं किया और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उसके बाद ही भारत ने अपना खुद का नेविगेशनल सिस्टम, जिसको नाविक कहा जाता है, उसको यहां पर तैयार करना शुरू किया और बाद में भारत ने इस सिस्टम को तैयार भी कर लिया। तो भारत ने इस गलती से सबक लेते हुए, क्योंकि यूएस ने एक तरह से यहां पर यही सिस्टम यानी कि इनबिल्ट जो किल स्विच सिस्टम है उसको यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। हालांकि यूएस ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया, बट कुछ इसी तरह का सिस्टम यहां पर इंप्लीमेंट यूएस ने किया था, जहां पर ओबामा की सेरेमनी के दौरान किसी भी तरह का मिसाइल टेस्टिंग ना हो, यह ध्यान में रखते हुए जीपीएस की उस पर्टिकुलर सर्विस को कुछ समय के लिए यहां पर बंद कर दिया गया। तो यहां पर यह एक एग्जांपल है कि किस तरह यूएस अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी वक्त वक्त पर जैम कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, किसी कंट्री की जो बैटल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। और जो नेटो कंट्रीज हैं वो तो आज के दिन में भी पूरी तरह यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसी तरह यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स और कुछ मिसाइल्स भी यूएस की हैं जो पूरी तरह यूएस के कंट्रोल में ही हैं, जैसे कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, जिसको यूएस और यूके दोनों यूज करते हैं। तो यूके को आज भी इस मिसाइल के टारगेटिंग सिस्टम, इस मिसाइल्स के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हर तरह से जो है यूएस के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो अगर यूके को किसी टारगेट को हिट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यूएस को यहां पर उसको देनी पड़ेगी और तभी ये मिसाइल उस टारगेट को हिट कर पाएगी। इसी तरह यूएस का एक एयर डिफेंस सिस्टम
सिस्टम जिसको पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है, तो उसके भी रडार कॉन्फ़िगरेशन, उसके भी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यूएस के ऊपर ही कंट्रीज को डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर यूएस की जो वेपन्स हैं वो बहुत हद तक जो है यूएस डिपेंडेंट ही हैं। जो कंट्रीज उनको यूज करती हैं उनको यूजर एग्रीमेंट भी कभी कभी साइन करना पड़ता है। हालांकि आप आज के दिन में अब ये सोचेंगे कि भाई भारत भी तो काफी सारे ऐसे वेपन्स को यूज कर रहा है जो कि यूएस बिल्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्लोब मास्टर है, या फिर यहाँ पर जो अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने लिया है, रिसेंटली स्ट्राइकर को लेकर के बातचीत हो रही है जो कि एक आर्मर्ड व्हीकल है। तो इन सब के अंदर भी इस तरह का सिस्टम हो सकता है। तो जवाब है जी बिल्कुल हो सकता है। यूएस के C-130 सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट को लेकर के काफी साल पहले इस तरह की एक बातचीत हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम जियाउल हक था, उनकी डेथ इसी तरह के एक एयरक्राफ्ट में हुई थी C-130 में, और जो कि माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसी तरह के किल स्विच सिस्टम की वजह से हुई थी। और इसी तरह के और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर काफी सारे लीडर्स, राजनेता, मिलिट्री पर्सनल्स इसी तरह की मिस्टीरियस कंडीशंस में इन फॉरेन बाइंग हेलीकॉप्टर्स में या फिर एयरक्राफ्ट्स में जो है मारे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एविडेंस देता है कि जो किल स्विचेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन सिस्टम्स के अंदर। अब सवाल उठता है कि क्या किल स्विचेस सिर्फ यूएस के वेपन्स के अंदर होते हैं या दूसरी जो कंट्रीज हैं वो भी इसी तरह के किल स्विचेस को अपने वेपन्स के अंदर यूज करती हैं? तो जवाब है हाँ, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वेपन्स बनाते हैं। हालांकि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर है, ज्यादातर जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो यूएस की हैं, और इसी वजह से उसके ज्यादातर वेपन्स के अंदर ये शिकायतें लोगों को मिलती हैं। बट रिसेंटली तुर्की, जो कि ड्रोन की कैटेगरी में दुनिया में एक बहुत बड़ा सप्लायर बनकर के उभरा है, तो उसको लेकर के भी वहां पर उनकी गवर्नमेंट के अंदर ये बातचीत हुई थी कि भाई आप जो पूरी दुनिया में इतने सारे ड्रोन्स को बेच रहे हो, आपकी जो कंपनीज हैं वो बहुत सारे ड्रोन्स जो कि तुर्की की सेना भी यूज करती हैं, उन ड्रोन्स को दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज को सेल आउट कर रहे हो, तो क्या कभी ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है कि ये ड्रोन्स तुर्की के खिलाफ यूज किए जाएं? तो वहां पर कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे उनका कहना यह था कि भाई देखिए, यहां पर जितने भी हम ड्रोन्स यहां पर बना रहे हैं वो एक तो जो तुर्की की आर्मी को या नेवी को या एयरफोर्स को जो सप्लाई किए गए हैं ड्रोन्स, उनकी कंपैरिजन में लेस क्वालिटी के हैं, उतने सुपीरियर नहीं है। दूसरा, हमने उनके अंदर डेलिब्रेटेडली एक इनबिल्ट जो किल स्विच सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट यहां पर किया है, एक ऐसा मैकेनिज्म यहां पर लगाया है जिसके थ्रू जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि तुर्की के खिलाफ इनको यूज किया जाएगा तो हम इस मैकेनिज्म को यहां पर डेटोनेट कर देंगे और सिस्टम को डिसेबल कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर तुर्की खुद ये एडमिट कर रहा है कि भाई उसके जो ड्रोन्स हैं उसके अंदर हमने एक किल स्विच सिस्टम लगाया है। तो इसी तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अपने वेपन्स के अंदर किल स्विच सिस्टम लगाते हैं। ये एक बहुत सीक्रेटिव चीज है, कोई इसको एडमिट नहीं करता, बट यूएस ने बहुत सारी बार अनऑफिशियली इसको एडमिट किया है। उसके एक्शन से बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है। और रिसेंटली यूएस ने जिस तरह से यूक्रेन के F-16 को डिसेबल किया, जहां पर उन्होंने उसको डायरेक्ट डीएक्टिवेट ना करके बल्कि उनको मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट को जो कि यूएस की तरफ से मिला करता था उसको रोक दिया, जिसकी वजह से रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को जो भेजने की इन एयरक्राफ्ट की काबिलियत थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, और ये एयरक्राफ्ट एक तरह से उड़ते हुए टारगेट बन गए थे जिसको रशियन एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इजीली मार गिरा सकता था। तो इस तरह से इन एयरक्राफ्ट को पूरी तरह बेकार करने का यहां पर यूएस ने काम किया है, और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कि दिखाता है कि यूएस अपने वेपन्स के ऊपर किस तरह का कंट्रोल रखता है। वो एक तरह से नहीं बल्कि कई तरह से अपने वेपन्स को मैनिपुलेट कर सकता है, उनको डिसेबल कर सकता है, उनकी काबिलियत को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और इसी तरह की प्रैक्टिस यूएस अपने अदर वेपन्स के साथ भी यहां पर फॉलो करता है। तो आज के हमारे सेशन में हमने इस किल स्विच सिस्टम के बारे में जाना, यूएस के उन वेपन्स के बारे में जाना जहां पर माना जाता है कि यूएस काफी ज्यादा कंट्रोल रखता है। यूएस अपने सिस्टम्स को, अपने वेपन्स को एक नहीं बल्कि कई तरह से यहां पर कंट्रोल कर सकता है। और आज के इस डिस्कशन में मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि यूएस के इन वेपन्स के अंदर एक्चुअल में किल स्विच है
जो कि इंडिया भी यूज़ कर रहा है, दुनिया में बहुत सारे देश यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज के यूएस के कैंपेन में और जो बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पर एक खुल के बोला जा रहा है कि यूएस के अंदर, यूएस के वेपन्स के अंदर इस तरह का कोई किल स्विच नहीं है। तो किल स्विच का मतलब सिर्फ किसी एयरक्राफ्ट को डिसेबल करने वाला कोई एक बटन ही नहीं होता, बल्कि किल स्विच का मतलब है कि आप अपने वेपन को कितनी सारे तरहों से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। आपका अगर जरा सा भी कंट्रोल अपने वेपन के ऊपर है तो मैं मानता हूं वो एक किल स्विच ही है। अब आज के इस सेशन को अब हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए कि आज के डिस्कशन के बाद आपको क्या लगता है कि यूएस के वेपन्स के साथ ये किल स्विच सिस्टम इनबिल्ट होता है या नहीं होता। और हमारे चैनल को लेकर के भी अगर आपके कोई व्यूज़ हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।